होठों से आई बात को भी निगलना पड़ सकता है। फौलाद को बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ सकता है। बिना तपे सोना निर्मल नहीं बनता, क्योंकि जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ सकता है। एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाई अशरफ अली। मैं बहुत ही शानदार बिलियन चैप्टर की एक महत्वपूर्ण ही बिंदु बिल्यता को लेकर आया हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि बिल्यता क्या है और बिल्यता के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं। यही बिंदु में आपको हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम आता है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पूरे वीडियो को आपको देखना होगा। जो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इस बिल्यता से पूछता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए हम देखते हैं बिल्यता सोलेबिलिटी। आप थोड़ा समझेंगे बिल्यता है क्या। जैसे आपने पानी को ले लिया और हमको कोई विलयन बनाना हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम चीनी को उसमें डालते हैं तो 100 ग्राम अगर पानी है तो 20 ग्राम हम चीनी डालते हैं, तो जाहिर सी बात है चीनी वन टाइम नहीं घुलता है, धीरे धीरे घुलता है। अगर चीनी का 20 ग्राम में अगर 15 ग्राम या 15 ग्राम से ऊपर घुल जाता है, उसको बोलते हैं महत्तम भाग। और जब भी घुलेगा उस पर नियत दाब और ताप दोनों होता है। तो आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं, और देखते हुए परिभाषा को हमें चलनी है। कैसे बिल्यता को हम परिभाषित करेंगे, तो यहाँ मैं बिल्यता लिखूंगा, परिभाषा देना होगा कि नियत ताप और दाब पर विलायक में, अंग्रेजी में इसे सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक में विलय के महत्तम भाग घुल जाते हैं, उसे विल्यता कहते हैं। सोलेबिलिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसे, इसमें से बड़ा एस है, एस से सूचित करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। उसके बाद होता है बिल्यता बराबर होता है विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुने 100। अब रह गई कि ये तो परिभाषा हो गया और यह उसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन बिल्यता 3 बातों पर निर्भर करता है। यानी उसके 3 तथ्य होते हैं, और तीनों तथ्य को याद रखना होगा, जिसको मैं बारी बारी से डिस्क्राइब करूंगा। पहला तथ्य होगा विलायक और विलायक और विलय के प्रकृति। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दूसरा होता है ताप, और तीसरा होता है दाब।
ये 3 गो तथ्य है जिसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेनी होगी। ये 3 तथ्य पर विलयता निर्भर करता है कि विलायक और विलय की प्रकृति। इसी के लिए एक मुहावरा आता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान घोल। अगर जल में चीनी घुल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय, और वही नेप्थलीन या एंथ्रासीन जल में तो नहीं घुल पाता है लेकिन कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है, उसको बोलते हैं अध्रुवीय। ताप बढ़ने से विलयता बढ़ता है, दाब बढ़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी टोटल और डिटेल्स हम जो है आगे वाले वीडियो में दे रहे हैं। और यदि हमको विलयता अध्ययन करना हो, ध्यानपूर्वक देखना है, विलयता हमको अध्ययन करना हो तो अध्ययन करने के लिए सबसे पहले 2 बिंदु हम पढ़ेंगे। पहला, ठोस का द्रव में विलयता, और दूसरा बिंदु पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलयता। यही 2 अध्ययन करने के हमारे पास बिंदु हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लें, कुछ समय दे देते हैं, नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं एक तथ्य, ठोस का द्रव में विलयता। बड़ी अच्छा बिंदु है, सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठोस है, द्रव में विलयता देखना है, यानी कोई द्रव पदार्थ है जब उसमें ठोस का महत्तम भाग घुल जाता है उसे हम ठोस का द्रव में विलयता कहते हैं। एक बार वीडियो को रिवीजन करके परिभाषा आपको लिख लेना होगा। अब ठोस का द्रव में विलयता जो होते हैं उनके लिए भी 3 कारक होते हैं, 3 चीज पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला वह है विलय और विलायक की प्रकृति। इनके लिए एक मुहावरा आया, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान घोल। क्योंकि बेटा सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में विलय नहीं होते हैं। ये बात मैं भी मानता हूं। अगर नेप्थलीन लिया जाए, चीनी लिया जाए, तो जल में जो होंगे चीनी ही घुल पाएगा, नेप्थलीन नहीं घुलेगा। अर्थात सभी ठोस पदार्थ विलय तथा द्रव विलायक नहीं होते हैं। बात सही है। विलय तथा विलायक के प्रति प्राकृतिक उनके अणुओं में उपस्थित बंधुओं द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बंधुओं द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि बंधुओं की प्राकृतिक समान होती है उसके लिए हम मुहावरा हमेशा विलय और विलायक की प्रकृति के लिए करेंगे, समान समान में विलय, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब इसमें आते हैं, थोड़ा समझना होगा। जैसे यहां लिखा है पोलर सॉल्वेंट, यानी अगर हम पानी ले लिए और चीनी को ले लिए तो दोनों को जब हम एक के साथ मिश्रित करेंगे तो यह बिल्कुल जो होगा कोई विलयन बनाएगा जो आपको जो है लाइक डिजॉल्व लाइक के रूप में आपको दिखाई देगा। एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसके लिए हम लेंगे नेप्थलीन प्लस आपका जो है कार्बनिक यौगिक ले लेंगे, कोई भी कार्बनिक यौगिक, बेंजीन हो, एसीटोन हो, ले लेंगे। और जब इसको मिलाएंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर और इसको बोलेंगे पोलर। अब दोनों जो होंगे पानी चीनी के साथ नेप्थलीन कार्बनिक यौगिक के साथ मिलकर बनाएगा लाइक डिजॉल्व लाइक। यही बिंदु विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका दूसरा पॉइंट है ताप, यानी ठोस को जब हम द्रव में विलीन करेंगे तो ताप बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो विलयता घटेगा। आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ ताप एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ विलयता 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर विलयता 13.5 है, आप देखेंगे इस आंकड़ा से कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ही बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है, 31.5 हुआ है। अब 40 डिग्री सेल्सियस पर 64,
60 डिग्री सेल्सियस पर 110, 80 डिग्री सेल्सियस पर 169। तो इधर से ताप बढ़ा है तो विलेयता भी बढ़ा है। लेकिन दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम एसीटेट CaCO3, ये दोनों ऐसे हैं जो द्रव में ठोस के रूप में ई जाए लेकिन घुल नहीं पाता है। ये विशेष बातों में आपको याद रखने लगा नोट में कि यह दो ऐसे ठोस होते हैं जो नहीं घुल पाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा बिंदु होगा इसमें दाब। मैंने 3 तथ्य को निर्धारित किया था, आप ध्यान देंगे। दाब, अब इस दाब की चर्चा करें तो यदि ठोस का द्रव में दाब को बढ़ाया जाए, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? चूंकि ठोस तथा द्रव दोनों अस्पिंड होते हैं, अस्पिंड होने के कारण दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप ठोस द्रव में विलेयता लगभग समझ में आ गया होगा। देखिए एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट जब पढ़ रहे थे, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण। सबसे पहले संतृप्त विलयन अगर दे परिभाषा पूछे तो कहना होगा वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब और अधिक विलय घुलने की क्षमता नहीं होती है। माने ताप और दाब पर विलय की मात्रा अपने अधिक क्षमता से नहीं घुल पाती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वही पूछे असंतृप्त विलयन, तो वह विलयन जिसमें एक समान ताप पर और अधिक विलय घुलने की क्षमता रहती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये बिंदु है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन कर सकता है। उष्माशोषी, विलोपन की प्रक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, उसे हम उष्माशोषी कहते हैं। और इसके ठीक उस उल्टा को हम उष्माक्षेपी कहते हैं। ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन उष्माक्षेपी में ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। अपने से लिखना है। विलीनीकरण का अर्थ होता है घोलना, और ये परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे जब ठोस विलय द्रव विलायक में घुल जाता है उस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं या घुलना कहते हैं। अगर क्रिस्टलीकरण आए, माने रवा बनना आ जाए, तो कहेंगे विलयन से विलय का कण ठोस विलय के कणों के समान संघटन कर विलयन से अलग हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम विलीनीकरण कहते हैं। आप इस परिभाषा को नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे। और अगला बिंदु हम जो पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे गैस का द्रव में विलयन। चलिए हम देखते हैं गैसों की द्रव में विलयता। इसी बिंदु के अंतर्गत हेनरी का नियम आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गैसों की द्रव में विलयता दो जगह हम चर्चा कर दें। एक कोल्ड ड्रिंक जिसको आप 7 अप वगैरह, स्प्राइट वगैरह, माजा वगैरह पीते हैं, उसमें CO2 घुलनशील होता है। और जो जलीय जीव जैसे मछली वगैरह हो गई जो जल में रहती है, उसमें भी ऑक्सीजन घुलनशील होता है। अब ये घुलनशीलता का जो है 3 फैक्टर्स होते हैं, वो देखेंगे गैस एवं द्रव की प्राकृतिक पर, ताप का प्रभाव पर, दाब का प्रभाव पर। वैसे आप गैस एवं द्रव की प्राकृतिक पर यानी गैस आपका विलय और द्रव विलायक हो जाएगा। इसमें कहता है द्रव गैसों की विलयता गैस तथा विलायक के प्राकृतिक पर निर्भर करती है। गैस जल में अत्यधिक विलय होते हैं लेकिन बेंजीन में कम विलय होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो, HCl हो, NH3 हो, O2 हो, ये जल में अधिक घुलनशील होंगे लेकिन बेंजीन में यानी कार्बनिक यौगिक में कम घुलनशील होंगे। अब वही ताप का प्रभाव देखेंगे। देख बेटा ध्यान से देख, सामान्य ताप वृद्धि से गैसों की विलयता घटती है।
विलीनीकरण की क्रिया के दौरान गैस का आयतन में संकुचन होती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, अतः इस ऊष्माक्षेपी क्रिया में ला-शीतले सिद्धांत के अनुसार उच्च ताप साम्य को विपरीत दिशा में विस्थापित करता है, जो इस समीकरण से आप देख सकते हैं। तीसरा, दाब। यदि गैस पर दाब का प्रभाव बढ़ाया जाए तो विलेयता बढ़ती है, जिसमें हेनरी ने अपने नियम के अनुसार व्याख्या किया है, जो मैं इस पॉइंट को आप जैसे नोट करेंगे उसके बाद मैं हेनरी का नियम, सीमा और उनके प्रयोग उस पर अंकित में बनाकर दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ हेनरी लॉ, हेनरी का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप एकदम दिमाग में बैठा लें। स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता, सोलेबिलिटी, आरोपित दाब के समानुपाती होती है। इस विलेयता को हम एस से सूचित करते हैं या इसके द्रव्यमान को हम एम से सूचित करते हैं। आरोपित दाब को हम पी से सूचित करते हैं। अब जैसे इस तरह की बात आएगी तो सीधा कह रहा है विलेयता किसके, आरोपित दाब के समानुपाती होती है। अर्थात हम इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे कि विलेयता को हम एस से सूचित करते हैं, समानुपाती का चिन्ह, आरोपित दाब को हम पी से सूचित करते हैं। कहीं कहीं सोलेबिलिटी न लिखकर उसके द्रव्यमान हम छोटा एम समानुपाती पी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर कहीं न बुकों में ये देखे होंगे, लेकिन आप इसको आपको यह नोट करना होगा। जैसे आप ये नोट करेंगे तो अब समानुपाती चिन्ह को हटाना होगा, तो लिखेंगे सोलेबिलिटी बराबर, अब इसके लिए कांस्टेंट के मानेंगे, हेनरी का नियम मान रहे हैं तो हेनरी को हम एच से लिखते हैं तो के एच लिखेंगे इनटू पी। इसलिए अब हो जाएगा के एच बराबर एस बटा पी। अब जैसे इस तरह की बात आएगी तो यह आपका एक तरह का व्यंजक है। अब इसमें कोई पूछेगा के एच क्या है तो कहेंगे हम हेनरी नियतांक, एस क्या है तो हमारा गैस की विलेयता है, और P क्या है तो कहेंगे आरोपित दाब है। दाब है, इसको आप नोट कर लें। नोट जैसे कर लेंगे, फिर जब हम विलेयता को मोल पर भाज्य मानेंगे तब उसका रूल क्या होगा, जो कि विशेष तरह का रूल है। उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद अंकित दिखाएंगे। इसको आप पहले नोट कर ले बेटा। यदि विलेयता को हम मोल पर भाज्य माने तो हेनरी का नियम होगा, वाष्प प्रवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस का मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती X। अब आप देख सकते हैं, लेकिन ये हेनरी कांस्टेंट होता है, इसका इकाई होगा एटीएम में होगा, बार में होगा या केल्विन बार में होगा। तो कुछ गैस हैं अलग अलग टेम्परेचर पर के एच, एटीएम और के बार का मान अलग अलग है। आप सामने देख सकते, एक समझा दे, हीलियम का 273 पर 6.8 गुने 10 के पावर माइनस 6, एटीएम में बार में 6.7 गुने 10 के पावर माइनस 6 जो होंगे बार में होगा। N2 का 273। इस तरह आप इसको पहले नोट कर ले कॉपी में, इसका प्रयोग करना है आंकिक बनाते समय। जैसे आप इसको नोट कर लेंगे तो छोटा सा बिंदु होगा जिसको आपको मैं बोलूंगा और आपको नोट करना है बारी बारी से। यहां मैं लिख देता हूं, हेनरी के
नियम की सीमाएं, ये आपको हेडिंग डाल लेना होगा और डालकर इसमें मैं लगभग 2 बिंदु इसमें नोट करा दूं। बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2। पहले इसको आप नोट कर लें, मैं बारी बारी से बोल रहा हूं, कुछ देर वेट कर लें फिर मैं बोलूंगा। चलिए लिखिए, हेनरी के नियम की सीमाएं में 1 नंबर, दाब कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए तथा ताप अधिक होना चाहिए। दाब कम होना चाहिए तथा ताप अधिक होना चाहिए। दूसरा बिंदु नोट करेंगे, गैस का विलायक, गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए अथवा गैस को विलायक में संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। पूरा एक बार सुन लेंगे, गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए अथवा गैस को विलायक में संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। जैसे ये बिंदु आप नोट कर लेंगे तो एक अंतिम बिंदु है, वो है हेनरी के नियम का उपयोग, हेनरी के नियम का उपयोग। ये जैसे समाप्त हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे। पहले आप इसके उपयोग लिखेंगे। नंबर 1, कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में जो आप कोल्ड ड्रिंक या आप अल्कोहल वगैरह पीते हैं उसको ठंडा करते हैं, उसमें CO2 घुलाने के रूप में। दूसरा, गहरे समुद्र में गोताखोरी में। तीसरा, पर्वत रोहियों अथवा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए ये नियम लागू होता है। आप तीनों अनुप्रयोग को लिख लें, ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप बुक को निकालें और उसके अनुप्रयोग को पढ़ लें। ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ राउल्ट के नियम के साथ। धन्यवाद।